Recently, something happened in Nepal. जो विजुअल्स आ रहे थे ना वो इतने डिस्टर्बिंग हैं कि एक्स प्राइम मिनिस्टर्स के घरों को आग लगाना। आई इवन हर्ड कि किसी प्राइम मिनिस्टर के वाइफ ऑल्सो शी लॉस्ट हर लाइफ एंड फाइनेंस मिनिस्टर वो रोड पे दौड़ रहे हैं। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? इसमें व्हाट मेक्स आर्म फोर्सेस स्पेशल? एक जो आर्म फोर्सेस आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है, हाँ, ये मुझे नहीं लगता कोई भी चीज़ वो थ्रिल वो एक्साइटमेंट दे सके। कहीं पे मुश्किल लग रहा था, शायद नहीं हो पाएगा, जीत नहीं पाएंगे। ऑपरेशन इस तरह से प्लान करना है कि फेलियर की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हम सबको मूवीज में दिखाया गया, कोई बॉर्डर से लेके और फाइटर तक हमने बहुत सारी मूवीज देखी हैं, जिस तरह से वो ऑपरेशंस कर देते हैं और जो कुछ हो रहा होता है। एंड व्हाट हैपेंस इन रियल एयरफोर्स? जो हमारे मूवीज़ में, सोशल मीडिया में तो जनरली जो आर्म फोर्सेस के बारे में दिखाया जाता है, बताया जाता है, वो काफ़ी हद तक जिस तरह का पाकिस्तान की लीडरशिप का रवैया है, पाकिस्तान खुद ही बहुत जल्दी बर्बादी की कगार पर। हम पाकिस्तान के काफ़ी सारे एरिया में अगर चाहें तो अटैक कर सकते हैं। पाकिस्तान का कोई भी एयरबेस या मिलिट्री बेस ऐसा नहीं है जिसके लिए हमें इंडिया से बाहर जाने की जरूरत है। दुनिया में जितनी भी इन्वेंशंस हुई है ना, उसका जो ओरिजिन है ना, वो वॉच, रिस्ट वॉच, मोबाइल फोन, एसी, लाइट, एनीथिंग। व्हेन यू लेड सच काइंड ऑफ ऑपरेशंस, तो कुछ ऐसा हुआ जिसमें मिशन फेल हो गए? Where do you see India standing there currently in terms of world global defense superpowers? It includes China, America, Russia and India. नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रांसफॉर्मेशन टॉक्स विद दीपक बजाज के अगले एपिसोड में। आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी थ्रिल्ड अबाउट दिस एपिसोड, क्योंकि आज इस एपिसोड में जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने हमारे देश की सेवा में 14 साल अपनी सर्विस दी है। ही हैज़ बीन ए वॉरियर विद इंडियन एयरफोर्स। बहुत सारे मिशंस को उन्होंने लीड किया, मिसाइल ऑपरेशंस को हैंडल किया, कश्मीर जैसे टफ टेरेन में काम किया, ऑपरेशन सिंदूर में ही वॉज एक्टिवली इन्वॉल्व। एंड आई एम so thrilled, so excited to bring to all of you Wing Commander Dakshesh Chauhan. Thank you so much, sir. I'm really happy to be with you. Thank you so much. Yeah. Thank you for coming and thank you for accepting our invitation. My pleasure, sir. जब हम किसी आर्म फोर्सेस वाले लोगों से मिलते हैं ना, तो हमने आर्म फोर्सेस देखे नहीं है, तो हम सबको मूवीज में दिखाया गया। इस मूवी में उस कोई बॉर्डर से लेके और फाइटर तक हमने बहुत सारी मूवीज देखी हैं। सो द काइंड ऑफ लाइफ दैट इज शोन इन मूवीज, जिस तरह से वो ऑपरेशंस कर देते हैं और जो कुछ हो रहा होता है, एंड व्हाट हैपेंस इन रियल एयरफोर्स। सो आपने दोनों तरफ की चीजें देखी हैं। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? सर, जो हमारे मूवीज़ में, सोशल मीडिया में तो जनरली जो आर्म फोर्सेस के बारे में दिखाया जाता है, बताया जाता है, वो काफ़ी हद तक सही है। ओके, बट एट द सेम टाइम जो एक फीलिंग होती है, यू बीइंग इन यूनिफॉर्म एंड यू सर्विंग टुगेदर विद योर ब्रदर्स इन आर्म, वो एक अलग फीलिंग है। वो आप किसी को जाहिर नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते। वो एक फीलिंग फील करने वाली होती है। ब्रदरहुड, कॉमराडरी एंड डिसिप्लिन एंड लीडिंग मेन इनटू द बैटल, वो एक अलग, ऑल टुगेदर एक अलग तरह का हाई है। ठीक है, जो काफ़ी हद तक काफ़ी डायरेक्टर्स ने बहुत खूबसूरती से पोर्ट्रे किया है काफ़ी डिफरेंट मूवीज़ में, और बोथ हॉलीवुड बॉलीवुड में। बट एक जो इंसान जो उसको फील करता है, जो वो खुद जब फ्रंट पे होता है, वो एक अलग ही फीलिंग है, वो बयान नहीं की जा सकती। वो मैं आपकी आंखों से वैसे समझ पा रहा हूँ। सो वुड यू लाइक टू थोड़ा और इलेबोरेट करना चाहेंगे इस फीलिंग पे? व्हाट मेक्स आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल? व्हाट इज दिस फीलिंग? देखिए, आर्म फोर्सेस इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन wherein a 22 years old कैप्टन, वो उसके हाथ में 200 जवानों की जिंदगी उसके हाथ में है।
he is the one who is authorized to take those men into the battle. राइट ठीक है. Even the president of a particular country, उसके पास भी ये opportunity नहीं है कि वो men को battle में lead करे. हाँ उनके साथ कंधे से कंधा मिला के दुश्मन को फाइट करे एंड अपनी देश की प्रोटेक्शन में, ठीक है, वो अपना सर्वोच्च दे दे. राइट ठीक है. तो ये जो एक जो आर्म फोर्सेस आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है, हाँ ये मुझे नहीं लगता कोई भी जॉब, कोई भी सेक्टर, कोई भी चीज़, वो थ्रिल, वो एक्साइटमेंट आपकी लाइफ में वो हाई जो है, मुझे नहीं लगता कोई और ऑक्यूपेशन इस तरह का है जो आपको वो फीलिंग दे सके. करेक्ट. तो बट जिसको आप थ्रिल बोलते हैं वो प्रेशर भी तो लेके आता है. प्रेशर, या इन अ वे आई विल नॉट से प्रेशर, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. It's a responsibility. It's a way how you take it. ये आपने मस्त बात बोली वैसे. है ना, how you take it, है ना. So it's a responsibility. उस 22 साल की एक कैप्टन में इतनी मेच्योरिटी होती है. He is leading a जवान who is probably 50 years of age. Right. ठीक है. उसके डिसीजन पे उस जवान की लाइफ डिपेंडेंट है, पर वो जवान बिना कुछ सोचे समझे, जैसे कैप्टन साहब ने बोल दिया, जब से कैप्टन साहब ने आदेश दे दिया, वो बिना कुछ सोचे समझे उस आदेश का पालन करेगा. ये होता है सच में? या एग्जैक्टली, बिकॉज उस कैप्टन की ट्रेनिंग, उसकी कैपेबिलिटी एंड उसकी जो ग्रूमिंग है वो इस दर्जे की होती है. उसको पता है उस कैप्टन को कि उसके लिए जो उसके जो मेन हैं वो उसके खुद के बच्चों से ज्यादा बढ़कर हैं. राइट. ये इस तरह की ट्रेनिंग होती है एक फौज में, जिससे वो उस तरह के लीडर्स निकल के आते हैं. नाउ यू टेक एन एग्जांपल हो जाती है. या फॉर एग्जांपल यू टेक एन एग्जांपल ऑफ सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल, बैटल ऑफ बसंतर. हाँ. सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल वाज जस्ट 22 इयर्स ऑफ एज. ठीक है. बैटल ऑफ बसंतर, लाइक उनकी शहादत के बाद उनको परमवीर चक्र से नवाजा गया. राइट. नाम आप समझ सकते हैं कि 22 साल के लड़के में उसको ऑर्डर्स मिल गए थे कि यू कम, मतलब आप पीछे हट जाओ, वापस आ सकते हैं. बट ही वाज देयर ऑन द ग्राउंड. उसने बोला नहीं, मेरी स्टिल माय दैट गन ऑफ द टैंक इज स्टिल वर्किंग. मैं नहीं छोड़ूंगा ये. यू टेक एग्जांपल ऑफ कैप्टन विक्रम बत्रा. यस. तो देयर आर कितनी कैप्टन विक्रम बत्रा की ये जब उनको वीर गति प्राप्त हुई, वाज जस्ट 24 इयर्स ऑफ एज. 24 इयर्स ऑफ एज. नाउ जस्ट इमेजिन वो पैशन, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो कैप्टन और वो लेफ्टिनेंट जो फील करता है, इट्स अनमैचेबल. वो उस चीज को आप किसी और फीलिंग से, दुनिया की किसी और फीलिंग से कंपेयर नहीं कर सकते. इसे सिविलियन वर्ल्ड में नहीं क्रिएट कर सकते. यहाँ तो 22 साल 21 साल के बच्चे मम्मी पापा पे डिपेंडेंट होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं 21-22 में. और मैं क्या करूँ, मतलब हमें तो इंस्टाग्राम पे लोग ये पूछते रहते हैं मेरा पर्पस क्लियर नहीं है, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ. और आई थिंक इंडिया में तो खास तौर पे 20-22 साल के ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, या यू नो अडल्ट्स में भी, मेन यू वांट टू कॉल देम यू कैन कॉल, बट अभी भी वो मम्मी पापा पे डिपेंडेंट है, मतलब पैसे वहीं से आ रहे हैं. तो व्हाट एनीथिंग फ्रॉम योर, आपने खुद वो वाली ट्रेनिंग ली है, तो कोई 1-2-3 चीजें जो आप इंडियन यूथ को बोल सकें जिससे वो ये जिम्मेवारी महसूस कर सकें. किसी भी बड़ी आउटकम के लिए वो इंसान या वो ऑर्गेनाइजेशन को ग्रिल होना बहुत जरूरी है. ये आप दोबारा बोल दो, ये बड़ी जरूरी बात है. लोग ग्रिलिंग से कटते रहते हैं आजकल, बचते रहते हैं कि ना, एवरीबॉडी वांट्स एन इजी लाइफ, बस सब ना मुश्किल ना आए बस. एक कंफर्टेबल और एक डिसेंट लाइफ ऑर्डिनरी चीजों से, ऑर्डिनरी चीजें करके मिल सकती है. एक्सीलेंट. बट एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटपुट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और ऑफ एन इंडिविजुअल, वो जब तक वो ग्रिल नहीं होगा तब तक वो नहीं आ सकती. राइट. आप चाहे कोई भी फील्ड ले लें, चाहे आप बिजनेस ले लें, आप पॉलिटिक्स ले लें, आप कॉर्पोरेट सेक्टर ले लें, डिफेंस सेक्टर ले लें, ब्यूरोक्रेसी ले लें, जो बंदा रिस्क लेने के लिए, ग्रिल होने के लिए, बंदा या ऑर्गेनाइजेशन तैयार नहीं है,
वो ऑर्डिनरी ही रहेगा. यू कैन हैव अ डिसेंट एंड अ कंफर्टेबल लाइफस्टाइल, ये आपने सही बोला. हाँ, बट राइट. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो पाओगे आप. सो जो हम बात करते हैं, ये गलती सिर्फ यूथ की नहीं है, गलती जो गार्जियंस हैं उनकी भी है कि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे या उनके स्टूडेंट्स के ऊपर कभी कोई ऐसी सिचुएशन ना बन पे, है ना, मतलब वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन में उसे डालने से डरते हैं. प्रेशर ना आए, है ना, कंफर्टेबल रहे, Correct. दिक्कत ना आए, पसीना ना आए, मतलब सी ये बात ठीक है आपकी. यस, या एग्जैक्टली. सो तो जब तक एक्चुअली किलिंग देम है ना, उनका जो पोटेंशियल एक्चुअली है. आप उनका भला नहीं कर रहे हो, हाँ, इन अ वे उनका आप बुरा कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल 11th, 12th एंड 13th सेंचुरी यूरोप में डार्क एजेस थे. हाँ, ठीक है. सब जैसे हमारे यहाँ पे सती प्रथा हुआ करती थी, वहाँ पे भी भूत प्रेतों के नाम पे औरतों को जलाया जाता था. 11th, 12th एंड 13th सेंचुरी डार्क एजेस में यूरोप में. उसके बाद क्या हुआ, लोगों में जागरूकता आई, वहाँ से यूरोपियंस ने स्टार्ट किया कोलोनाइजेशन. ओके. यूरोपियंस ने, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, स्पेनिश, उन्होंने पूरे वर्ल्ड ओवर दुनिया को गुलाम बनाया, दुनिया पे राज किया. क्यों किया? क्योंकि वो कंफर्ट जोन से निकले. है ना. उन्होंने उसका सामना किया, तब उन्होंने वो अपना साम्राज्य इतनी सदियों तक चलाया. उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर व्हाट हैपेंड व्हेन ये कॉलोनाइजेशन खत्म हुआ, धीरे धीरे जो कंट्रीज थी वो इंडिपेंडेंट हुई. बट यूरोपियंस ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतना पैसा और इतनी चीज़ें जमा कर ली थी कि उनकी जो उसके बाद की जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की जो जनरेशन है, उन्हें लगा कि यार हमारी लाइफ इज डिसेंट इनफ, इज कंफर्टेबल इनफ. राइट. वो उस भ्रम में जीते रहे. नाउ व्हाट यू सी आफ्टर लाइक 70 years आफ्टर दैट, अब यूरोप का अब क्या हाल हो रहा है? राइट. अगेन बैक टू स्क्वायर वन. ये बात आपने बिल्कुल सही बोली. क्योंकि उनके अंदर वो जो कंफर्टेबल वाला जो फीलिंग था वो सेट इन हो गया. राइट. वो कंफर्टेबल वाला जो फीलिंग सेट इन हुआ, वहां से उनका पतन शुरू हो गया. राइट. ये आपने बिल्कुल सही बोला. आज के समय में यूरोप के बारे में कोई वैसा नहीं बोला जा रहा है जो इंडिया, चाइना, अमेरिका, इन सब के बारे में है. और ये जो उनके पास आप चले जाइए, यू विल फाइंड लॉट ऑफ हिस्ट्री देयर, बट देयर इज नो प्रेजेंट एंड फ्यूचर की अचीवमेंट्स जिसके दम पे वो कुछ और पास्ट ग्लोरी में जी रहे हैं. पास्ट ग्लोरी में जी रहे हैं. यस, एग्जैक्टली. सी गोइंग फॉरवर्ड, आपकी ट्रेनिंग में जो ये ट्रेनिंग होती थी, जो एक 22 साल के जो एक लड़के को 22 साल का जिम्मेवार क्या बोले कमांडर बना देती थी, उसकी कोई एक दो चीजें ऐसी हैं जो लोग अपनी लाइफ में सिविलियन होते हुए भी उस ट्रेनिंग में कुछ पहलू होते होंगे या उसका कुछ कोर होता होगा, मे बी डिसिप्लिन और मे बी एनी सच थिंग. सो व्हाट वाज द कोर ऑफ दैट एयरफोर्स ट्रेनिंग दैट मेड यू विंग कमांडर हु कुड डू सो मेनी थिंग्स? उस पर हम आएंगे. हाँ. ट्रेनिंग का सबसे बड़ा पहलू होता है ना, जो डिफेंस ट्रेनिंग का पहलू होता है इन वेरियस एकेडमीज. सबसे पहले जो आपका मिथ होता है ना, कि आपके लिए 6 घंटे की नींद जरूरी है, आपके लिए इस वक्त खाना जरूरी है, सूर्य उदय से के बाद खाना चाहिए, उसके ये सारे मिथ आपके तोड़े जाते हैं. जबरदस्त है. ठीक है. एकेडमी में जो कैडेट्स जाते हैं वो 1-1, 1.5, 2-2 घंटे की स्लीप पे सरवाइव करते हैं पूरे एकेडमी के सालों साल. एनडीए में एक 17 साल का कैडेट एनडीए के अंदर घुसता है. ठीक है. राइट. 3 years in NDA, 1 year in their respective academies. Right. IMA, Air Force Academy, Naval Academy. शायद कोई दिन होता है जब उसे 3-4 घंटे की नींद मिलती है. Okay. उसकी बॉडी वैसे यूज टू हो जाती है. ये इंसान के जो माइंड के जो खुद के जो उसने बैरियर बनाए हुए हैं कि मुझे इस वक्त सोना है, इस वक्त उठना है, ये सारे मिथ्स हैं. Are you sure? ये सारे मिथ्स हैं. अच्छा. ठीक है. अगर आपको पैरा एसएफ की ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा पता हो. नहीं, आप बताइए ना. पैरा एसएफ की जो ट्रेनिंग होती है उसमें स्पेशल फोर्सेस हैं जो ऑपरेशंस करते हैं. वो उसकी ट्रेनिंग में और खास बात क्या है कि आपका जो बायोलॉजिकल साइकिल जो है वो तोड़ दिया. आप रात को 2-2:30 बजे आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं. आपका जो लंच है वो सुबह 10 बजे हो रहा है. है ना. आपका जो डिनर है वो आफ्टरनून में 2 बजे हो जाएगा. ठीक है. तो जो सेट पैटर्न है ना हमारा, 1 घंटा खाना खाने के बाद आप एक्सरसाइज करेंगे. इट्स
ये सब सारे भ्रम आपकी एकेडमीज में चकनाचूर कर दिए जाते हैं। राइट। हम आते थे खाना खा के, नाइट मास्टर में डिनर किया और हमारा वो फिजिकल एक्सरसाइज शुरू इमीडिएटली आफ्टर योर डिनर। राइट। बट हर कोई खुश तंदुरुस्त तरीके से खुश मिजाज माहौल में ट्रेनिंग करता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना कि इस इंसान को इस तरह से पढ़ना चाहिए, हाँ। इस तरह से फिजिकल एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, इस तरह हाँ। से रिलैक्स करना चाहिए, ये सब भ्रम तोड़ दिए जाते हैं आपके। Incredible. आपका जो बियॉन्ड ह्यूमन कैपेबिलिटी जो Right, yes, वो है yes. ना, उसको निकालने के लिए या फिर बियॉन्ड ह्यूमन लिमिटेशन जो सो है। कॉल्ड जो हाँ जो इंस्टॉल कर दिया स्कूल वालों इंस्टॉल ने, करने parents हमारे ने। ओवर द हाँ। पीरियड ऑफ टाइम हमारी ग्रूमिंग ने हाँ। हमें एक ना लिमिटेशन के दायरे में बांध दे देते हैं हमें, है ना। तो एक ह्यूमन बॉडी की यही सबसे खास बात है कि उसका माइंड और उसकी बॉडी हाँ। को आप किसी भी लेवल पे ले जा सकते हैं अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो। राइट। सो आपकी बात से ऐसा लग रहा है ट्रेनिंग में जो फिजिकल एस्पेक्ट है दैट इज देयर, बट द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट इज जो ये मेंटल टफनेस जो काम किया जा रहा है। और ये मेंटल टफनेस स्कूल्स ने, कॉलेजेस ने, सोशल मीडिया ने मिला जुला के हमारी जनरेशन से छीन ली है। एंड देन उसके बाद लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं कि मेरा कंफर्ट जोन कैसे टूटे। एग्जैक्टली राइट। नो, यू नो, whole system is putting people in comfort zone and then when same people जो लोगों को comfort zone दे रहे हैं वो ये बोल देते हैं कि आजकल तो बच्चे comfort zone में है ना। तो गलती बच्चों की नहीं है, गलती है उन्हें गाइड करने वालों की। राइट। और आपने ना एक चीज कही थी कि एक कमांडर है और उसके पास 200 लोग हैं जो उसके कहने पे कुछ भी कर जाएंगे, लेकिन उनके लिए उनका ऑर्डर जो है कमांडर साहब ने बोल दिया तो खत्म, एंड ऑफ द वर्ल्ड। राइट। सही गलत सोचना उसका काम नहीं है, उसका काम एग्जीक्यूट करना है। सो व्हेन यू लेड सच काइंड ऑफ ऑपरेशंस, तो कुछ ऐसा हुआ जिसमें यू नो कुछ चीजें ऐसी हुई जो शायद मिशन फेल हो गए या कुछ लोगों ने उनको तोड़ा या सही हुआ, कुछ एक दो चीजें इंसिडेंट्स आप अपने कुछ एक इन मिशंस के बारे में बताना चाहेंगे? किसी भी आर्म फोर्सेस में ना, हाँ। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ऑपरेशनल फेलियर की जगह ही नहीं है। ऑपरेशनल फेलियर की एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हो सकते हैं, होते हैं, मेंटेनेंस फेलियर हो सकते हैं, होते हैं, पर ऑपरेशनल फेलियर की जगह ही नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेशनल फेलियर इज कि व्हेन यू हैव डिसाइडेड टू कैरी आउट अ मिशन, ठीक है, आपने उसकी प्लानिंग की, आपने उसका एग्जीक्यूशन किया, प्लानिंग स्टेज में या एग्जीक्यूशन वाली स्टेज में गलती की गुंजाइश ही नहीं है। बिकॉज गलती जो है किसी आपके ही किसी जवान की या किसी ऑफिसर की जान की वजह की जान जा सकती है उस फेलियर से, ठीक है। तो गलती की तो गुंजाइश ही नहीं है ऑपरेशनल एस्पेक्ट में। एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट में ऑब्वियसली होता है कि ये चीज़ें हम इस तरह से प्लान कर सकते थे, इस तरह से बेहतर कर सकते थे, ऑब्वियसली होता है, बट ऑपरेशनली गलती होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक एंटी बैलिस्टिक सिस्टम, जी हाँ, आपने उसको आपने काफी काम किया इंडिया में। हाँ। तो आई वॉज वन ऑफ द इंडक्टिंग मेंबर्स ऑफ दैट सिस्टम जो इंडिया में आया विद इन कोलैबोरेशन विद इजराइल। उसका जो हमने डेवलपमेंट किया वो किया बेंगलोर में एक जगह है ना, ओके, वहाँ पे किया। उसको हमने मोबिलाइज करना था बेंगलोर से इन किसी इंडिया के किसी नदन किसी स्टेट में, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, राइट। वहाँ से हमने उसे मूव किया। हमें स्ट्रिक्ट हिदायत थी कि जब आप मोबिलाइज करेंगे, अच्छा, उसका ना जो कॉन्वॉय था वो अराउंड 20 से 22 व्हीकल्स से बड़े व्हीकल्स थे। और उनको जो अब आप समझ सकते हैं कि बैंगलोर से अगर कोई इतनी बड़ा कॉन्वॉय नॉर्थ इंडिया की तरफ आएगा तो उसके फोटोग्राफ्स भी लिए जा सकते हैं, वो सोशल मीडिया पे भी आ सकता है, हाँ, है ना। और स्पीड कितनी थी कॉन्वॉय की? 20 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम, बिकॉज बड़े व्हीकल्स हैं, है ना, उनको आप पूरे स्पीड से नहीं ले जा सकते, है ना। एंड दैट टू आपको वो छोटे छोटे कस्बे, शहरों से, गाँव से निकलना होगा, ठीक है। और ये काम हुआ था जून के महीने में, कड़कती धूप। ये पूरी मोबिलाइजेशन में ऑलमोस्ट 28 दिन लगे, और एक भी फोटोग्राफ, हाँ, पूरे मोबिलाइजेशन का किसी सोशल मीडिया पे, किसी फेसबुक पे किसी ने कोई कैप्चर नहीं किया, अंडरस्टैंड।
तो जो एक हिदायत थी कि ये चीज़ बाहर नहीं आनी चाहिए तो नहीं आनी चाहिए, उस दौरान उस 28 दिन के दौरान ज़्यादा नहीं तो कम से कम 150 मोबाइल मैंने कॉन्फिस्टिकेट किए थे, कम से कम। तो हमारे लिए वो मैटर नहीं करता कि हमारे लिए मैटर करता है कि इंस्ट्रक्शन क्या है, उसको फॉलो करना है। दैट्स इट। और कई बार इसी बात पे ना, इंस्ट्रक्शन फॉलो करने वाली बात पे, समटाइम्स इन मूवीज वी सी कि मिलिट्री को जैसे टिपिकली जो मैंने देखा है कि जी हमें एक इंटेल मिली है, यू नो वहाँ पे हमें इस वक्त ये ऑपरेशन कर देना चाहिए, देन फिर उसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन से नो हेडक्वार्टर से परमिशन नहीं आ रहा है, अप्रूवल्स नहीं आ रहे हैं, दैट काइंड ऑफ सेटअप इज देयर। सच में मिलिट्री इस प्रेशर में काम करती है कि एक तरफ से तो ऑपरेशन करना है आपको, दूसरी तरफ से आपको अप्रूवल नहीं आ रहा है, आपको शायद पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं, नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें सच में होती हैं, दैट प्रेशर इज देयर। आर्मी जो है, फौज का काम है जो क्या हिंदुस्तान के नागरिक क्या चाहते हैं उसको एग्जीक्यूट करना, ठीक है। वो क्या चाहते हैं वो आएगा पॉलिटिकल लीडरशिप से, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स कौन है, उन्हीं लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है। तो जो पॉलिटिकल लीडरशिप क्या चाह रही है, दैट इज इक्विवेलेंट टू अवाम क्या चाहती है। लॉजिकली तो करेक्ट है, लॉजिकली। तो हमारा काम है वो अवाम क्या चाहती है उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना। तो इसलिए हमें बहुत क्लियरली ये हमें इंस्ट्रक्शन हमारे लिए बिल्कुल क्लियरली डिफाइन होना ज़रूरी है कि हम चाहते क्या हैं, किस हद तक चाहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ में, इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है और लगना भी चाहिए, बिकॉज अगर आप कुछ ऑपरेशन या कोई मिशन कर दें या स्टार्ट कर दें तो उसमें ना बैक स्टेप की गुंजाइश नहीं है। तो जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ये इंश्योर होना चाहिए तुम्हारे दिमाग में क्लियरली कि आपको कहाँ तक करना है और कहाँ पे रोकना है, राइट। तो बट जितना मूवीज में दिखाया जाता है इतना भी नहीं है, इतना भी मिलिट्री लीडरशिप को काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा फ्रीडम है, बट कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जिसमें पॉलिटिकल लीडरशिप का साथ में होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो उसमें जो वक्त है वो वक्त लगेगा, एंड वो जायज़ वक्त होता है, वो इतना नहीं है कि घंटों घंटों आपको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। और आपकी जैसे 14 साल का आपका करियर रहा, सो एनी पर्टिकुलर मिशन विच जो आपके 14 साल की हाईलाइट हो कि आपने कहीं पे मुश्किल लग रहा था, शायद नहीं हो पाएगा, जीत नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे, बट स्टिल यू एंड योर टीम एग्जीक्यूटेड समथिंग, ऐसा सुनते ही आपके जहन में अगर कोई इंसिडेंट आता हो तो? सी अभी रिसेंटली जब मैं बिल्कुल रिसेंट की बात करूँगा, अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमारे पूरे स्टेशन ने, मेरी पूरी यूनिट ने हम जो 6 के बाद, जो 6 की नाइट या 7th मॉर्निंग, आप जो भी उसे बोलें, जब हमने उनके टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया, उसके बाद जो उनका रिटालिएशन आया दूसरी साइड से, उसको काउंटर करने के लिए जो एकजुटता से हमने उसको काउंटर किया, तरीके से काउंटर किया, फिर काउंटर अटैकिंग की उनकी तरफ, ठीक है। तो इसमें आप जो बोल रहे हैं फेयर फैक्टर वाली बात नहीं है, बट एक कंसिडरेशन वाली बात होती है कि आपको ऑपरेशन इस तरह से प्लान करना है कि फेलियर की कोई गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारी देश की नाक का सवाल है, राइट। तो फिर भी आपको प्रेशर नहीं होता जब आप बोलते हैं एक्चुअली इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको देख रही है, जब आप कॉम्बैट में होते हैं तब आपको प्रेशर नहीं फील होता, ओके। उससे पहले थोड़ा बहुत डिसीजन मेकिंग में इफ्स एंड बट्स होते हैं, बट जब एक्चुअली में आप स्टार्ट, इट इज समथिंग लाइक, अभी एक बच्चा है जिसको एग्जाम देना है, एग्जाम से पहले उसके अंदर एंजाइटी और स्ट्रेस होना लाजमी है, राइट। बट जब एक बार वो स्टार्ट एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, फिर वो सारी चीजें, राइट, अगर उसकी प्रिपरेशन ठीक है तो उसको फिर एग्जाम स्टार्ट होने के बाद आई डोंट थिंक कि किसी भी बच्चे की जिसकी प्रिपरेशन ठीक है उसको एग्जाम में कोई किसी तरीके का क्या स्ट्रेस होगा, कुछ नहीं होता। पर ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, जैसे इसका आप जिक्र कर रहे हैं, जैसे हमने ये सुना कि जितने भी ड्रोन्स आए वो सब के सब हवा में न्यूट्रलाइज हो गए थे,
तो उस लेवल की तैयारी इंडियन डिफेंस फोर्सेस की है अभी इस समय में कि हम इतने पक्के हैं कि जैसे एक भी हमने डैमेज नहीं होने दिया इस तरह का। सो हाउ लाइक किस लेवल पे जाकर ये करा जाता है कि हम इतने पक्के हो जाएं? हमने ना उनको ना सिर्फ काउंटर किया, हमने जिस लेवल के वेपन्स के साथ उन्हें काउंटर करना चाहिए था, हमने सिर्फ उसी लेवल के वेपन से उन्हें काउंटर किया। हमने वो जो उनके चाइनीज जो ड्रोन्स थे, ठीक है, जो कि अनआर्म्ड वाले ड्रोन्स थे, उन पे हमने अपनी महंगी मिसाइल्स यूज़ नहीं करी। उन्होंने उनके ऊपर हमने एंटी ड्रोन गन्स यूज़ करी, जिसमें हमने उनके सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो हैं उनको न्यूट्रलाइज करके उसको नीचे गिरा दिया। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ठीक है। इस चीज़ का हिंदुस्तानी एयरफोर्स जब ये यूक्रेन और रशिया कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ड्रोन वॉरफेयर एक्चुअली में इवॉल्व हुआ है यूक्रेन और रशियन वॉरफेयर में। तो वर्ल्ड ओवर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है उसकी एनालिसिस हमारी फौज, एयरफोर्स, नेवी, हम लोग वो करते हैं सो दैट उस तरह का वॉरफेयर अगर हमें काउंटर करना पड़े तो हमारी तैयारी पुख्ता हो। ये रेगुलरली होता है, ये कहीं दुनिया में कहीं भी कुछ भी हुआ उसका एनालिसिस इंडियन फोर्सेस करेंगी। अभी फॉर एग्जांपल ईरान और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके लिए हमारे लिए क्या लेसन्स लर्न्ड है हमारी आर्म फोर्सेस के लिए। तो लोग हैं जो उसमें लगे हुए हैं कि हम अगर इस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर हमें देखना पड़े, तो हम किस तरह से मुस्तैद रहें, पुख्ता रहें कि हम उसका मुंहतोड़ जवाब दे सकें। एब्सोल्युटली। आप बता ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ बता रहे थे कि ना सिर्फ हमने कॉस्ट इफेक्टिवली उसको न्यूट्रलाइज किया, बाकी जो सब चीजें थी उनकी जो आ रही थी वो शायद S-400 समथिंग वी यूज्ड। S-400 हमने S-400 यूज किया उनके स्ट्रैटेजिक टारगेट्स को, एयरक्राफ्ट्स को टारगेट करने के लिए। जो हमने उनके बेसिस उनके बेसिस हमने 90 मिनट्स के ऑपरेशन में उनके जो 11 बेसिस हमने टारगेट किए थे 10th मॉर्निंग, उसमें हमने S-400 और बाकी और अपनी हमारी वेपनरी हमने वो यूज़ करी। मैं किसी की बात सुन रहा था दक्षेश की हम अपनी टेरिटरी को छोड़े बिना इंडिया में रहते ही हम पाकिस्तान के काफ़ी सारे एरिया में अगर चाहें तो अटैक कर सकते हैं एंड वेरी प्रिसाइजली कर सकते हैं। दैट दोज काइंड ऑफ कैपेबिलिटीज वी हैव। आज जो एयर वॉरफेयर है ना वो बहुत बियॉन्ड विजुअल रेंज इवॉल्व हो चुका है। आज आपको कॉन्टैक्ट वॉरफेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है नो कॉन्टैक्ट वॉरफेयर का, जहाँ पे आप दुश्मन से 1-to-1 एक जो कन्वेंशनल डॉग फाइट होती थी फाइटर एयरक्राफ्ट्स की, उसमें आपको इन्वॉल्व होना की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इट वाज अ मोर ऑफ अ हाइब्रिड वॉरफेयर विच वी कैरिड आउट। हमारे एयरक्राफ्ट्स ने, हमारे मिसाइल्स ने, हमारे और अलग तरह के वेपन्स ने अपनी टेरिटरी से ही उनकी किसी जो भी बेसिस हैं हमने अपनी टेरिटरी में रहते हुए विदाउट क्रॉसिंग द इंटरनेशनल बॉर्डर, विदाउट क्रॉसिंग द LOC, हमने वो टारगेट किए हैं, सक्सेसफुली टारगेट किए हैं। हमारी प्रिसिजन कैपेबिलिटी ये है कि उनका एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। कमांड एंड कंट्रोल जो सिस्टम है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, उसके दरवाजे के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, हम 1 मीटर प्रिसीजन जो होती है उस कैपेबिलिटी से हम दुश्मन को हिट कर सकते हैं। एंड पाकिस्तान का कोई भी एयरबेस या मिलिट्री बेस ऐसा नहीं है जिसके लिए हमें दूसरी मतलब इंडिया से बाहर जाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे ना जब से हम पैदा हुए हैं तब से हम ये इंडिया पाकिस्तान सुन रहे हैं, राइट? एंड यू हैव सर्व्ड इन कश्मीर वैली, राइट? सो ये आपको लगता है ये खत्म हो सकता है, ये जो थोड़े दिन में फिर कुछ हो जाता है उनकी तरफ से, फिर कुछ हो जाता है उनकी तरफ से, लाइक व्हाई वी आर नॉट एबल टू फिनिश इट वंस फॉर ऑल जैसा, और व्हाट हाउ डू यू सी इट इन द फ्यूचर? अगर हम पाकिस्तान पर से की बात करें ना, पाकिस्तान इज अ डिस्टर्ब्ड स्टेट। उसके पाकिस्तान के अंदर खुद के ही इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स पख्तूनों से चल रहे हैं, उनके कॉन्फ्लिक्ट बलूचों से चल रहे हैं, सिंधीज जो हैं वो रिवोल्ट कर रहे हैं, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीरी हैं, राइट, वो पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन से खुश नहीं है। ये जो पाकिस्तान की जो लीडरशिप पे जो काबिज हैं वो हैं पाकिस्तानी पंजाबीज। पंजाबी जो उनकी जो कम्युनिटी है वो राज करती है
पॉलिटिकल डोमेन में भी और मिलिट्री डोमेन में भी। ओके। और ये बहुत ही ज़्यादा करप्ट है। ये सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। इन्होंने पूरा बलूचिस्तान चाइना को बेच दिया है। इन्होंने अमेरिका से पैसा लेके इन्होंने अफगानियों पे अटैक्स किए। ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इनका खुद का कोई ज़मीर नहीं है। राइट। अब जो मैं फ्यूचर में देखता हूँ पाकिस्तान का, जिस तरह का पाकिस्तान की लीडरशिप का रवैया है, पाकिस्तान खुद ही बहुत जल्दी खुद ही वो बर्बादी कगार पे। हाँ, ऑलरेडी वो दिखाई दे रहा है। यस। चाइना एंड अमेरिका तो अपना फायदा वहाँ से निकाल रहे हैं। अमेरिका वेपन दे के ज़मीनें खरीद लेता है, चाइना वहाँ रोड बना के उनके रिसोर्सेज खरीद रहा है। राइट। एंड आपका ये रिजेंटमेंट बलूचों में दिखाई दे रहा है। बलूच जो हैं वो इसके विरुद्ध वहाँ पे रिवोल्ट कर रहे हैं। वहाँ पे आए दिन ऐसे प्रोविंस हैं, ऐसी जगहें हैं पाकिस्तान में जहाँ पे पाकिस्तान की फौज सूर्यास्त के बाद जा नहीं सकती। ये माहौल है पाकिस्तान में, स्पेशली बलूचिस्तान में और खैबर पख्तून में। राइट। अब सोच के देखें, ऐसा कंट्री का कितनी दुर्दशा है कि उसकी खुद की फौज एक पर्टिकुलर एरिया में शाम के वक्त के बाद जाने से डरती है। तो क्या फ्यूचर होगा ऐसे देश का? बिल्कुल सही बात है। एंड ऑपरेशन सिंदूर की जैसे हम चर्चा कर रहे थे, ऐसी कोई चीज़ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो आपके हिसाब से आम लोगों को नहीं पता है बट हर इंडियन को जाननी चाहिए, विच विल मेक अस फील प्राउड? ऑपरेशन सिंदूर की जो सबसे खास बात ये है कि ऑपरेशन सिंदूर ना, हमें जो लगता है कि 4 दिन का ऑपरेशन था और ख़त्म हो गया। बट ऑपरेशन सिंदूर ना एक कमिटमेंट है जो इंडियन आर्म फोर्सेस ने, इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप ने भारत की आवाम को दिया है कि अगर इस तरह की हरकत अगर होगी तो जो जवाब होगा ना वो इतना ही स्ट्रांग होगा। तो आप ये कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ अभी? ऑपरेशन सिंदूर एक ना थॉट प्रोसेस है, एक जो माइंडसेट में जो हमारा जो एक शिफ्ट होना चाहिए था। राइट। जैसे फॉर एग्जांपल हमने स्टोरी सुनी है कि इजराइल की किसी इजरायली नागरिक पे वर्ल्ड ओवर कहीं पे भी कुछ उस पे अटैक हुआ या उसके साथ कुछ बदसलूकी हुई तो इजरायली एजेंसीज कहीं पे भी जाएंगे और उससे उसका बदला लेंगे। ये हमने सुना है। ये सच है क्या? ये बिल्कुल सच है। हमने सुना है कि रशियंस जो हैं, उनके किसी भी सिटीजन के साथ कुछ होगा तो उसका वो बदला लेते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट है जो वो वर्ल्ड को देना चाहते हैं। राइट। सेम स्टेटमेंट इस ऑपरेशन के थ्रू we as an Indian we have given a strong statement to the entire world. Right. ये स्टेटमेंट सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड ओवर हर उस कंट्री के लिए है जो ये सोचता है कि इंडियंस जो हैं वो थोड़े लिबरल हैं, वो थोड़े वो वीक है या they will not retaliate। शायद हमारी छवि जो है एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे एजुकेशन सिस्टम ने या हमारे बिलीव्स ने हमें इस तरह का बना दिया कि हम सहनशील हैं, हम पीस लविंग हैं, हम बट ये वो देश है जिसने सच्चाई के लिए धर्म युद्ध किए हैं। राइट। चाहे महाभारत हो, चाहे महाराजा रंजीत सिंह की खुद की फॉर एग्जांपल मॉडर्न इंडिया में, मॉडर्न हिस्ट्री में महाराजा रंजीत सिंह या इंडियंस आर द ओनली वन जिन्होंने अफगानिस्तान को कैप्चर किया है। महाराजा रंजीत सिंह के टेन्योर में उनका राज स्टार्ट होता था अफगानिस्तान से और तिब्बत तक जाता था। दुनिया की कोई पावर, रशियंस अफगानिस्तान को कैप्चर नहीं कर पाए, अमेरिकन्स नहीं कर पाए, हम हिंदुस्तानियों ने किया था। राइट। सो ये आपकी बात में जो आपने बोली ना अभी कि ऑपरेशन सिंदूर इज ए मैसेज टू द एंटायर वर्ल्ड कि इंडिया के साथ अब आप छेड़खानी नहीं कर सकते, पंगा नहीं ले सकते हैं। वी विल नॉट सिट क्वाइट, या फिर हम क्या बोला करते थे पहले शायद कि डिप्लोमेटिक जवाब नहीं देंगे। डिप्लोमेटिक जवाब नहीं देंगे, हमारा जवाब पूरा बिफिटिंग होगा उस एक्शन के अकॉर्डिंग। और इस आपके हिसाब से इससे हमारी जो ग्लोबल छवि है एज अ
मिलिट्री सुपर पावर और डिफेंस सुपर पावर वो बदली है ऑपरेशन बिल्कुल सिंदूर के बाद? बदली है। फॉर एग्जाम्पल अब इसमें एक और मैसेज जो हमने कन्वे किया हाँ। कि हम किसी और पॉलिटिकल लीडर या किसी और कंट्री Yes. क्या सोच रहा है हाँ। या वो क्या हमसे करवाना चाहता है, Right. वो हमें बॉदर नहीं करता। हमें बॉदर करता है हमारा इंटरेस्ट क्या फुलफिल हुआ, क्या हमारा मैसेज कन्वे हुआ या नहीं हुआ। हमारा जो डिसीजन होगा वो उस पर डिपेंडेंट होगा। Right. वो किसी अमेरिकन लीडर, किसी और कंट्री के लीडर क्या सोच रहा है, क्या करवाना चाहता है, उस पर डिपेंडेंट नहीं होगा। So, वैसे आपके हिसाब से what caused this? ये स्टैंड लेने का, इज इट अ सडन शिफ्ट, या पिछले कुछ सालों में कुछ डेवलपमेंट हुई हैं कि हम लोग अब उतने तैयार हुए कि हम ये स्टैंड ले पाएं कि हमें पता है जवाब कैसे देना है? बाहर वालों को हमने बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया जी, माइंड योर ओन बिजनेस, ये इंटरनल मैटर है, हमारा मैटर है, हम देख लेंगे। तो ये आपको क्या लगता है, ये सडन शिफ्ट है या इसके पीछे कई सालों की तैयारी थी कि हम, अगर आपने 14 साल जो देखे हैं, राइट, इन 14 सालों में द वे वी हैव हैंडल्ड पाकिस्तान और द वे वी हैव हैंडल्ड डिफेंसेस, इसके पीछे काफी काम हुआ है, तैयारियां हुई हैं। व्हाट इज योर टेक? लाइक ये जो स्टैंड है ना, ये बड़ा मजबूत है। सी, ये जो स्टैंड है ना, हाँ। ये दिस इज अ शिफ्ट इन द माइंडसेट। ओके, ठीक है। तैयारी अगर आप मुझसे फौज की पूछते हैं तो हाँ। फौज हमेशा तैयार रही है। ओके, ठीक है। फौज को क्लियर मैसेजिंग देने के लिए पॉलिटिकल लीडरशिप से क्लियर मैसेजिंग आनी जरूरी है। राइट। हाँ, वो आपने पहले भी कहा, पहले भी मैंने बताया, हाँ, कि आवाम के रिप्रेजेंटेटिव हैं पॉलिटिशियंस, और आर्मी वो करेगी जो पॉलिटिशियंस के थ्रू आवाम का मैसेज आएगा ना। दिस इज वेरी क्लियरली चाहेगी। अब आज हमारी आवाम का जो स्टेटमेंट, जो हमारी आवाम चाहती है, हाँ। वो स्टेटमेंट ये है कि एट एनी कॉस्ट हम अपनी इज्जत पे दाग नहीं लगने देंगे। राइट, दैट्स इट। सो ये जो मैसेजिंग आप बोल रहे हैं, एट द सेम टाइम इसके लिए हम निरंतर आगे क्या होगा, आगे क्या हो सकता है, उसके लिए फौज अपनी प्रिपरेशन टाइम टू टाइम, अपनी अपग्रेडेशन टाइम टू टाइम करती रहती है। इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो और जैसे हम लोग ग्लोबली सुनते हैं, यूएस, चाइना, भी रशिया, इजराइल, इनकी जो मिलिट्री या इंटेलिजेंस जो स्ट्रेंथ है, या जो इनकी डिफेंस फोर्सेस की इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो स्ट्रेंथ है ना, ये ऐसे ग्लोबल जैसी है, राइट। सो वेयर डू यू सी इंडिया स्टैंडिंग देयर करंटली इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड ग्लोबल डिफेंस सुपर पावर्स? ऐसा सी, अभी जो इमर्जिंग ग्लोबल वर्ल्ड की मिलिट्री पावर्स हैं, इट इंक्लूड्स चाइना, अमेरिका, रशिया एंड इंडिया। ओके, मेजरली 4। एंड अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक्स की बात करें, हाँ, फाइनेंशियली बात करें, तो जो इमर्जिंग सुपर पावर्स हैं, अमेरिका इटसेल्फ इज अ सुपर पावर, एंड जो इसको टक्कर देने के लिए जो 2 सुपर पावर जो इमर्ज हो रही हैं, दैट इज चाइना एंड इंडिया। राइट। सो इंडिया इज एक्चुअली एट दैट लेवल वेयर इंडिया क्या करेगा या क्या कर सकता है, उसमें किसी और का इंटरफेरेंस, हम उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि हम किसी और के इंटरफेरेंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि हमारी सपोर्ट में कोई एक्स कंट्री आए, तब वी कैन टेक ऑन दी वाई कंट्री। राइट। बट एट द सेम टाइम जब आप ये समझें कि जब कहीं भी आपका जो ग्राफ है, इट इज़ लाइकली टू क्रॉस पाथ्स, तो कॉन्फ्लिक्ट की संभावनाएं हाँ। और बढ़ जाती हैं। आज जो हम बात करते हैं इंडिया चाइना, या चाइना अमेरिका, यस, या इंडिया अमेरिका, तो ये जो ये एक्चुअली में वर्ल्ड ओवर लड़ाई किस बात की है? लड़ाई की बात है पैसा एंड ट्रेड। करेक्ट। एंड जहाँ पे वो कॉन्फ्लिक्ट में आएगा, हाँ, वहाँ पे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट लाजमी है। ये बात ठीक है। एज वी आर ग्रोइंग इकोनॉमिकली, तो हम लोगों की नजरों में आ रहे हैं, इंडिया, राइट ना, नजरों में आ रहे हैं। एंड जो भी देश या जो भी सिविलाइजेशन जब सुपर पावर बना है ना, आप कोई भी एरा उठा लीजिए, राइट, आप चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य का एरा उठा लीजिए, चाहे अमेरिकन डोमिनेंस का एरा उठा लीजिए, चाहे आप यूरोपियन डोमिनेंस का एरा उठा लीजिए,
वो कंट्री या वो साम्राज्य उस वक्त जब वो डोमिनेट किया है उसने, Right. तो उसने अपनी मिलिट्री पे और मिलिट्री डोमिनेंस पे और लड़ाइयों पे बहुत खर्च किया है, और वो कंटिन्यूसली उन्होंने लड़ाइयाँ करी हैं। सो Correct. जो ये जो वॉर है ना, जिससे हम थोड़ा बचते हैं, हाँ, एक्चुअली में ये एक ह्यूमन एवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा इंटीग्रल पार्ट है, जिसे हम मिस आउट करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। हाँ, राइट। इंसान अगर आप बायोलॉजिकली भी देखें, जब वो इवॉल्व हुआ, हाँ, ठीक है, एक जानवर से एक इंसान के प्रतिरूप में, आदि मानव और ये सब जो, इसमें हाँ, पहले उसने जानवरों से फाइट करी, राइट, फिर उसने भूख से फाइट करी, फिर उसने आपस में फाइट करी, राइट, फिर उसने एरिया डोमिनेंस के लिए फाइट करी, आज वो ट्रेड डोमिनेंस के लिए फाइट कर रहा है। तो Right. ये फाइटिंग और वॉर, आप इसे कुछ भी नाम दे लीजिए, Right. ये आपको अगर ऊपर पहुंचना है तो आपको इसको साथ हैंड इन हैंड लेके चलना पड़ेगा। वेरी ब्यूटीफुल पर्सपेक्टिव, राइट। ये बात बिल्कुल सही है आपकी। या तो फिर वहीं रहो जहाँ थे, एंड इफ यू वांट टू राइज, तो फिर यू शुड बी रेडी फॉर एन काइंड ऑफ किसी की नज़रों में तो आप खटकोगे 100%। ट्राई देयर लेवल बेस्ट। Yes. अगर अमेरिका की डोमिनेंस उन्हें लग रहा है हमारे हाथ से छीनी जा रही है, तो दिल फाइट इट आउट। हाँ, सो कई बार डायरेक्टली कर सकते हैं, कई बार पाकिस्तान के रूट से कर सकते हैं, बट हमें वो डिस्टर्ब करने की कोशिशें तो 100% करते ही रहेंगे। रिसेंटली समथिंग हैपेंड इन नेपाल आल्सो, जिसमें ये बोला जा रहा है कि जो वहाँ की यूथ है, जेनजीज, यू नो, एंड स्टार्टेड विद अ प्रोटेस्ट, और वो प्रोटेस्ट होते होते फिर कॉन्फ्लिक्ट में बदला, फिर कुछ यू नो पार्लियामेंट में आग लगने तक मुद्दा हो गया, और फिर कुछ बच्चों की जान भी चली गई। यू नो, दे डूड एक रबड़ वाली गोलियों से वो असली बुलेट्स तक पहुंच गए। एंड जो विजुअल्स आ रहे थे ना, वो इतने डिस्टर्बिंग हैं कि एक्स प्राइम मिनिस्टर्स के घरों को आग लगाना, मतलब आई एम नॉट रियली श्योर, बट आई इवन हर्ड कि किसी प्राइम मिनिस्टर के वाइफ आल्सो शी लॉस्ट हर लाइफ, एंड फाइनेंस मिनिस्टर वो रोड पे दौड़ रहे हैं। यू नो, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? वहाँ की आर्मी कंट्रोल, यू नो, व्हाट वेंट रॉन्ग सो बैडली कि आर्मी के हाथ से बात निकल गई और इस लेवल तक चला गया? ये जो नेपाल का जो मुद्दा है ना, और जो उसका जो अनरेस्ट है, हम कभी क्या करते हैं कि हम कुछ गलत हो रहा होता है, उसको हम थोड़ा थोड़ा इग्नोर या साइडलाइन करते रहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड हम एक उस थ्रेशोल्ड का वेट करते हैं जब वो चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल चली जाए। राइट। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव हैसल्स हैं और ये जो मिलिट्री अनरेस्ट है उनके अंदर फौज में भी, ये काफ़ी सालों से, 4-5 सालों से ये चल रहा था। एंड इसकी जो बाहर की जो ताकतें हैं उनकी भी बैकिंग है, इसमें ISI की भी बैकिंग है, इसमें चाइनीज लोगों का पैसा भी इन्वॉल्व है। They are also involved. Chinese are involved everywhere. They are involved in. They are trying to get involved in Bhutan. They are involved, very much involved in Bangladesh. They are very much involved in Myanmar. They are involved in Nepal. उनकी जो स्ट्रैटेजी होती है, लोन दो, कर्जा दो, एंड उसको उस कंट्री को अपना मोहताज बना लो। ये उनकी एक प्लान स्ट्रैटेजी है। राइट। ठीक है, लोन देना और अपने मन मुताबिक उस कंट्री में काम करवाना। राइट। बिकॉज उनको पता है ये जो कंट्रीज हैं, ये उनका जो लोन है, जो कर्जा है, वो चुका नहीं पाएंगे, उसकी एवज में वो उनकी टेरिटरी, उनके रिसोर्सेज, उनकी ह्यूमन रिसोर्स, उसको वो यूटिलाइज या आप बोले मिस यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। बट हाउ डू यू सी नेपाल सिचुएशन एंडिंग नाउ? व्हाट्स द कंक्लूजन? और क्या आर्मी के पास सच में ऐसा हो जाता है कि एक सिचुएशन आए कि वो हाथ से बाहर हो जाए और अपने प्राइम मिनिस्टर्स, फाइनेंस मिनिस्टर्स को भी नहीं बचा पाए? ये वाली सिचुएशन जहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप थोड़ी कमज़ोर है, या जहाँ पे मिलिट्री के जो इथोस हैं, है ना, वो थोड़े से डगमगाए हुए से हैं, उन कंट्रीज़ में ये पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल, हमने हमारे जो वेस्टर्न पड़ोसी है, वहाँ पे तो ये हर डिकेड में एक आधा ऐसा पॉलिटिकल अनरेस्ट, पॉलिटिशियंस वर्सेस मिलिट्री, ये चलता ही रहता है। करेक्ट। एंड इट्स अ अनसेड ट्रुथ
कि वहाँ का प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, कंट्रोल तो पाकिस्तानी जो जनरल होता है वही करता है, वही करता है। बट हमारी जो फौज है वो इस सिद्धांतों में नहीं बनी। हमारे जो जनरल है, हमारा जो एयर मार्शल है, उसे कोई मतलब नहीं किसकी सरकार है, क्या सरकार है, उसको सिर्फ इस बात से मतलब है कि जो सरकार है, जो लोगों की रिप्रेजेंटेटिव है, वो क्या चाहती है, उनके जो क्या सोच है, क्या हमें अपने भारत के इंटरेस्ट के लिए हमें क्या करना है, उन्हें सिर्फ उस बात से मतलब है। राइट, वेरी ट्रू। यस, एंड प्लस एनीवे आल्सो आई थिंक वी हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड आल्सो कि हमारे सारे पड़ोसियों के साथ कुछ ना कुछ है। आप नीचे चले जाए तो श्रीलंका आल्सो हैड मेजर पॉलिटिकल इश्यूज उनके अपने आपस के। सर इधर से आप बांग्लादेश चले जाएं तो वो भी यू नो लास्ट फ्यू इयर्स हैव नॉट बीन। आप ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मीडिया में नहीं आती हैं। इनफैक्ट जो चाइना के जो शी जिनपिंग हैं, उन्होंने ऑलमोस्ट 90 जनरल्स, चाइनीज जनरल्स को एग्जीक्यूट करवा दिया है, क्योंकि उनके खिलाफ उनकी खुद की फौज में भी काफ़ी अनरेस्ट है। बट ये 90 जनरल्स या Chinese generals in last 5 to 6 years have been executed, and few of them very close to him have committed suicide. लेकिन ये मीडिया में नहीं आता। मीडिया में जनरली नहीं आता है, बट if you Google it you will find it out. Okay. So अब आप चाइना लगा लीजिए, सेम, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, आप कोई पड़ोसी देख हमारे सारे जो जहाँ से हम घिरे हुए हैं, सब, ये तो हमारा एक कल्चर है, हमारी एक अपब्रिंगिंग है, हमारी एक सोच है, राइट, कि हिंदुस्तान में ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। राइट। एंड यू हैड सच अ यू नो ग्लोरियस करियर इन एयरफोर्स। तो कोई एक चीज़ जो आप वहाँ से लेकर आए जो आप सबके साथ शेयर करना चाहेंगे, जो आपको एयरफोर्स ने 14 सालों में सिखाई, जो किसी की भी लाइफ या बिजनेस को बेहतर बना सकती है, एनी लेसन? आप अपने आप को ना कभी लिमिट मत करो। आप अपने आप को, जो फौज सिखाती है ना, एक दायरे में मत बांधो। ओके। एक इंसान जो है ना वो लिमिटलेस है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो आपको, चाहे आप स्टूडेंट हो या आप बिजनेस करते हो या आप किसी भी फील्ड में हैं, आप सिर्फ एक दायरे तक अपने आप को सीमित मत रखो कि मेरा सिर्फ एम ये है, ये अचीव कर लूँगा देन माई लाइफ इज सेट। नहीं, लाइफ इज बियॉन्ड दिस। वो एग्ज़ाम पास करना, वो चीज़ अचीव करना, वो लाइफ का एक पार्ट है, वो लाइफ नहीं है। ये फौज में सिखाया कैसे जाता है? लाइक हाउ डू दे इंस्टॉल दिस? हमें तो ऐसा लगता है फौज में एक ही काम है जी, जय हिंद और सैल्यूट मारो और ऑर्डर फॉलो करते रहो, बस चलते रहो। 2-4 लोग हैं जो बैठे हैं, वो आपको बताएंगे बस, और चलते रहो। बट ये जो आप जो बोल रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेनिंग का एक अहम हिस्सा है जो लोगों का माइंडसेट या बिलीफ खोल देती है कि यू आर लिमिटलेस। यू आर लिमिटलेस बिकॉज जो आप जिन मैन को आप कमांड करते हैं, उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आपको देनी पड़ती है। एक ब्लाइंड फेथ होना चाहिए आपके जवान का आपके ऊपर, जब भी वो आपके लिए जान देने को तैयार होगा। और वो बिलीव लाने के लिए, वो समर्पण लाने के लिए, वो फेथ लाने के लिए आपको उसे ये दिखाना पड़ेगा और ये जताना पड़ेगा, सिर्फ बातों से नहीं, अपने एक्शंस से, कि तुम्हारे लिए वो जो कमांडर है, वो कुछ भी कर जाएगा, किसी से भी भिड़ जाएगा। आपकी बात से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये कुर्सी की रिस्पेक्ट नहीं है, ये पर्सन की रिस्पेक्ट है। या कमांडर वाली जगह पे कोई भी आएगा और जो ऑर्डर देगा वो मान लेंगे, ऐसा होता है? या कमांडर आल्सो हैज टू अर्न इट? नहीं, डिफरेंट कमांडर्स हैव डिफरेंट स्टाइल्स। और वो जो कमांडिंग स्टाइल्स है वो डिफरेंट हो सकती हैं, पर जो उसका जो लक्ष्य है वो सेम रहेगा। कुर्सी में इंसान बदल सकता है, बट जो वो जवान जो रिस्पेक्ट करता है, वो रिस्पेक्ट करता है उस इंसान की लॉयल्टी, उस इंसान की सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, जो उसकी अपने यूनिट के लिए, अपने जवानों के लिए वो होती है। एंड ये चीज़ें ना बताई नहीं जाती। ये वो जवान जो है वो एक अटैचमेंट और एक जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है वो उसे फील होती है। आप किसी इंसान से मिलोगे,
कोई भी आप हम अपनी नॉर्मल सिविल लाइफ में भी, राइट, तो आपको फीलिंग आ जाएगी कहीं ना कहीं कि ये इंसान मेरे लिए फेथफुल है, या मेरे लिए ये कनेक्टेड है, या ये मेरे को अपना समझता है। एंड स्पेशली जो इंसान लाइफ एंड डेथ से जो जिनका काम ये है, उनमें जो वो बोलते हैं ना सिक्स सेंस वाली फीलिंग, Right. एक अलग तरीके से आ जाती है। तो उसको पता चल जाता है कि हाँ, ये जो साहब हैं ये मेरे लिए कुछ भी कर जाएंगे, ये मेरे लिए किसी से भी लड़ जाएंगे। एंड वी डू दैट। अगर मेरे जवान का इंटरेस्ट पे कहीं आँच है तो उसके लिए मैं कहीं पे भी किसी से भी लड़ जाऊंगा, किसी से भी बढ़ जाऊंगा। तो ये दोनों तरफ से है, ऑब्वियसली दोनों तरफ से है 100%। तो ऑफिसर की तरफ से अपने जवानों का जो कमिटमेंट है, हाँ जी, ये लॉयल्टी उससे अर्न करी जाती है कि जो जवान है फिर वो कुछ भी कर जाएंगे। बिल्कुल। एंड जवान भी उसी ऑफिसर की रिस्पेक्ट करेगा या उसी लीडर की रिस्पेक्ट करेगा जिसमें उसे लगेगा कि इसमें बात है, इसमें मेरा लीडर बनने की या मेरा कमांडर बनने की इसमें बात है। Right. और ये मुझे सिर्फ एज अ एम्प्लॉय नहीं, मुझे एक अपनी फैमिली का हिस्सा मानता है। सो आपने एक वर्ड 2-3 बार बोला, लीडर। सो अकॉर्डिंग टू यू, एक अच्छे लीडर में कौन सी वो 2 या 3 चीजें हैं जो जरूर होनी चाहिए, चाहे वो आर्म फोर्सेस का लीडर हो या कॉर्पोरेट वर्ल्ड का लीडर हो? एक बात ना जो एक लीडर में होनी चाहिए, चाहे वो कहीं भी, बस सिर्फ एक ही बात है, अगर वो इन लाइन है तो ही इज अ गुड लीडर इन ऑल सेंसेस। ठीक है, उसकी जबान, दिल और दिमाग एक ही बात बोलते हो उसका। तो आपके हिसाब से आज के जो लीडर्स हैं वो सक्सेसफुल, हम सक्सेस की डेफिनेशन सिर्फ एक मटेरियलिस्टिक गेन से डिफाइन करते हैं। राइट। बट मेरे लिए सक्सेस की डेफिनेशन वो नहीं है। मेरे लिए सक्सेस की डेफिनेशन ये है कि इंसान क्या सोच रहा है और उसका क्या दिल बोल रहा है, और फिर वो जबान से क्या निकाल रहा है, वो एक ही बात होनी चाहिए। तो दिल, दिमाग और जुबान। सो आपके हिसाब से, मैंने आपसे पूछा 3 क्वालिटीज एक लीडर में होनी चाहिए, आप कह रहे हैं 3 की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक क्वालिटी होनी चाहिए। उसका जो दिल है, दिमाग है और जुबान है, वो तीनों एक होनी चाहिए। तो जो वो बोलते हैं, जो वो सोचते हैं और जो फील करते हैं वही सेम होना, तीनों। ओके। जहां पे मिसमैच होगा तो वो लीडर झूठा है। वो सक्सेसफुल मटेरियलिस्टिक मामलों में हो सकता है। हाँ ठीक है, पैसे वैसे, गाड़ी वाड़ी शायद हो जाएगा। बट क्या वो ट्रूली है ना, जिसको वो कमांड कर रहा है, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर में, पॉलिटिकल सेक्टर में, कहीं पे भी, क्या वो अपनी अंदर आत्मा से पूछेगा? तो उसे लगेगा कि मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ। अगर उसके अंदर आत्मा से अगर ये जवाब आ रहा है और उसने दुनिया में कुछ भी पा लिया है, तो वो अनसक्सेसफुल है। तो आपने फौज के जो 14 साल बिताए और अब आप सिविलियन लाइफ में आ गए, तो एनी वन थिंग दैट यू मिस, जो वहां मिलती थी और यहाँ पे आपको लगता है यार ये नहीं है, यहाँ बाकी सब है? नहीं, ऐसा नहीं है कि हाँ, जो मैं चीज़ मिस करता हूँ वो मिस करता हूँ, एक दिलदारी, एक ब्रदरहुड, और एक तुम्हें उस एनवायरनमेंट में ये लगता है कि तुम दिल में जो तुम्हारे आ रहा है वो तुम खुल के बोल सकते हो, खुल के व्यक्त कर सकते हो किसी से, बिना ये सोचे समझे कि दूसरे वाला इंसान क्या सोचेगा। तुम्हें सोचने समझने की जरूरत नहीं है। आप अपना दिल खोल के रख सकते हो। बट सिविलियन वर्ल्ड में थोड़ा सा आपको नाप तोल के उसको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, कभी कभी अपना आपको चुप्पी साधनी पड़ती है। तो वो चीज़ें हैं, वो शायद मैं मिस करता हूँ अभी। आप बहुत समय कश्मीर में रहे, कोई और ऐसी चीज़ कश्मीर के बारे में जो आम लोगों को नहीं पता, आप बताना चाहेंगे? कश्मीर के बारे में दीपक जी, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को शायद पता है और शायद पता नहीं है, या जो पता भी हैं बट वो सबकॉन्शियसली धीरे धीरे हमारे जो रूट्स जो कनेक्टेड हैं कश्मीर से, वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अगर हम बात करें, हमारे जितने भी उपनिषद हैं, जितने वेद, जितने हमारी जो ग्रंथ हैं, मतलब अगर हम हिंदुज़म की बात करें, सारे कश्मीर में लिखे गए।
अगर हम बुद्धिज़्म की बात करें तो बुद्धिज़्म फ्लरिश हुआ कश्मीर में। जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुए, है ना, वो कहाँ हुई? कश्मीर में। अगर हम इस्लाम की बात करें, सूफिज़्म कहाँ पनपा? हाँ, कश्मीर में। महाराजा रंजीत सिंह के जब साम्राज्य था कश्मीर में और पूरे पंजाब में, अफ़गानिस्तान, प्रेजेंट डे पाकिस्तान, तिब्बत तक, महाराजा रंजीत सिंह कश्मीर को सिखिज़्म का ताज बोला करते थे। ओ, तो ये चीज़ें शायद आज Right. हम मतलब पूरे बाकी जो कंट्री में लोगों को पता है, या पता है तो उस इमोशन से, Yes, उस yes. फीलिंग से नहीं पता नहीं है, पता है, राइट, हाँ, नहीं पता है। ये कल्चरली एंड एजुकेशन पर्सपेक्टिव से कश्मीर दुनिया का एजुकेशन इंडस्ट्री का हब हुआ करता था। और जो आज एक मिसकंसेप्शन है फ़ौज के बारे में, फ़ौज कैसे ऑपरेट करती है कश्मीर में, एंड कश्मीरियों के बारे में, जी, ठीक है, ये थोड़ा सा टूटना ज़रूरी है। राइट, एक बड़ी खूबसूरत सी एक स्टोरी है। ये स्टोरीज़ है 90s की, जब टेररिज्म पीक पे था कश्मीर में। एक कैप्टन होता है, यंग कैप्टन 22-23 साल का, उसकी एक कंपनी है, जो कि कंपनी की जो लोकेशन है वो एक बहुत ही दूर दराज के गांव में है कश्मीर में। और उस कंपनी के बराबर में एक मदरसा है, जिस मदरसे में एक 5.5-6 साल की बच्ची रोज़ उस मदरसे में जाती है, पढ़ती है और वापस आती है। उस कैप्टन का और उस बच्ची का एक दूसरे को वो रोज़ आते जाते देखते हैं, राइट, फिर धीरे धीरे एक प्यार बन जाता है उस बच्ची में और उस कैप्टन में। वो कैप्टन कभी उसको चॉकलेट देता है, कभी वो कैप्टन उसको मिठाई देता है, तो उनका एक बॉन्ड बन जाता है उस Right. बच्ची का। वो बच्ची उसे देख के खुश होती है, वो कैप्टन भी जब उसे देखता है तो उसे एक अपने बच्चे की या एक छोटी बहन की, उसको एक वो फीलिंग उसके अंदर पनपने लग जाती है। राइट, अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता ये है कि उसके गांव में टेररिस्ट एक दिन अटैक करते हैं, मतलब लोगों को कैप्चर करते हैं, अटैक करते हैं, एंड आर्मी रिटेलिएट करती है। मीनवाइल कुछ टेररिस्ट उसके फादर को मार देते हैं, उस बच्ची के फादर को। ये जो कैप्टन साहब हैं, ये उस गांव के, मतलब गांव उस कंपनी का जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी था, उसमें वो गांव भी आता था। वो रिटेलिएट करते हैं, वो जो टेररिस्ट हैं वो मारे जाते हैं, बट ये बच्ची अपना फादर खो देते हैं। इसकी माँ की दिली ख्वाहिश थी कि ये बच्ची पढ़े। अब ये कैप्टन बिकॉज उस बच्ची की वजह से उस एक पर्सनल फ्रंट पे भी उस परिवार से जुड़ जाता है। इस बच्ची का दाखिला वो आर्मी स्कूल में कराता है, बदामी बाग कैंट श्रीनगर में। उसका सारा पढ़ाई लिखाई खर्चा वो सब देखता है। आज वो जो कैप्टन है वो सर्विंग मेजर जनरल है हिंदुस्तानी फ़ौज में, एंड वो जो बच्ची है आज कश्मीर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। तो ये बॉन्डिंग है फ़ौज की कश्मीरियों से और कश्मीरियों की फ़ौज से, राइट, ठीक है। ये जो पहलू है, ये जो इंसानी पहलू है, ये कभी मेन स्ट्रीम मीडिया में या कहीं पे भी कि उनकी आपस में बॉन्डिंग क्या है, हमें पता ही, हमें ये दिखाया जाता है कि फ़ौज, इतनी तादाद में फ़ौज है कश्मीर में, हाँ, और जो कश्मीरी हैं वो इस तरह से नाखुश हैं, पर ये सच नहीं है, राइट, ठीक है। असामाजिक तत्व किसी भी रिलीजन में, किसी भी कास्ट में, किसी भी रीजन में हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात। अगर मुंबई अटैक में कोई महाराष्ट्रियन इन्वॉल्व हो सकता है, पार्लियामेंट अटैक में कोई दिल्लीइट इन्वॉल्व हो सकता है, तो ये जाहिर सी बात है कि कोई किसी प्रांत का, राइट, है ना, जिसके अंदर वो ग्रीड और वो लालच है, वो हो सकता है। बट बिल्कुल इससे ये मान लेना कि सब ऐसे हैं, करेक्ट, ये बिल्कुल सच नहीं है। बिल्कुल सही बात है। मेरे सबसे क्लोज जो दोस्त हैं उनमें से काफ़ी कश्मीरीज हैं,
एक बोलते हैं जो मैंने खुद फील करी है, राइट। एक जो मेहमान नवाजी या तो राजस्थानियों को आती है या कश्मीरियों को। अच्छा। यस। And when you say Kashmir, we include Jammu also in that? या जम्मू एंड कश्मीर पूरा होता है? कश्मीर, यस यस। Okay. एंड कश्मीरी जो है ना, ये कोई एक, हम जनरली ना उसको पर्टिकुलरली, अगर आप डीएनए, अगर आप उससे बात करें, लीनेज से बात करें, चाहे बी इट हिंदू, मुस्लिम और सिख, एनीवन इन कश्मीर, वो सेम डीएनए है। आज उनके फेथ्स अलग हो गए हैं, राइट। ठीक है, बट जो एक फीलिंग है ना कश्मीर जो है, वो एक फीलिंग है, वो एक प्यार है, राइट। ठीक है। वो शायद बाकी हम लोगों को, जब तक तुम उसे देखो ना खुद, वो फील नहीं कर सकते उस बात को। और ये बेटर हो रही है या कम हो रही है? जैसे पिछले कुछ सालों में जो एफर्ट्स हुए हैं, ये हमेशा बेटर थी, बट कुछ असामाजिक तत्वों ने, कुछ पॉलिटिकल लोगों ने अपने खुद के फायदे के लिए, मेन स्ट्रीम पार्टीज ने, राइट, और हुर्रियत ने, अलगाववादी ताकतों ने इसको तोड़ने की कोशिश करी, मरोड़ने की कोशिश करी, लोगों से वो करवाया जो शायद वो ना चाहते हों, राइट, उनके सेंटिमेंट्स को प्रोवोक करके, या उनके माथे पे बंदूक रख के, राइट। बट अब धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। जितना जितना विकास होता रहेगा कश्मीर में, उतना ही ये फीलिंग्स जो हैं, थोड़ी सी अगर है भी रेजनमेंट की, वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी। एंड जल्दी शायद हमें ना एक जो कश्मीर, जो 60s या 70s का जो कश्मीर हुआ करता था, जो कि एक लिबरल था, जहाँ पे एजुकेशन फ्लरिश करता था, जहाँ पे फैशन फ्लरिश करता था। आपको जब पता है कि कश्मीर को फैशन कैपिटल माना जाता था हिंदुस्तान की। अच्छा। 60s and 70s में सारी बॉलीवुड की मूवीज वहाँ शूट होती थी। ये तो फैशन बॉम्बे के बाद अगर कहीं आता था तो वो कश्मीर में आया करता था। और अगर कोई 18-20 साल का या 15-16 साल के बच्चे आपको सुन रहे हो इस समय, और एनीथिंग यू वुड लाइक टू टेल अबाउट आर्म फोर्सेस और एयर फोर्स, जिसकी जनरली बात नहीं की जाती है, और कोई अपना करियर बनाना चाहता हो, तो वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कोई आप चेतावनी देना चाहें कि यार ये सोच के आना, देखो ग्लैमर मत देखना, तुम खाली स्टार देख लोगे और सैल्यूट देख लोगे, तो एनीथिंग यू वांट टू टेल टू 14, 15, 18 साल के बच्चों को who wish to get into armed forces? दुनिया में जितनी भी इन्वेंशंस हुई है ना, उसका जो ओरिजिन है ना, वो वॉर से है। ओके। रिस्ट वॉच, मोबाइल फोन, एसी, लाइट, एनीथिंग, ये जो एक्चुअली में जब ये इसका जो जेनेसिस है ना, अगर आप निकालेंगे तो ये सारा लड़ाई से स्टार्ट होता है। तो लड़ाई की रिक्वायरमेंट, लड़ाई के लिए रिक्वायरमेंट के लिए बनाए गए, और धीरे धीरे वो सिविलियन वर्ल्ड में अडॉप्ट, मतलब कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज हो जाते हैं। Maybe even computers also, I heard, है ना, like they were, you name a thing, you name a thing. अब जो हम एआई की बात कर रहे हैं आज की डेट में, रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं, है ना, ऑटोमेशन की जो बात कर रहे हैं, मैंने ये ऑटोमेशन वाला एनवायरनमेंट फौज में 10-12 साल पहले देख लिया था, जहाँ पे मेरे को ऑटोमेटिकली जनरेटेड वेपन सॉल्यूशंस, वेपन असाइनमेंट्स, ठीक है, मैं वो कर पाता था। अब वो धीरे धीरे सिविल वर्ल्ड में या कमर्शियल वर्ल्ड में वो आ रहा है। तो अगर कोई यूथ है जिसको फर्स्ट हैंड लाइक ना वो चीज़ जो कि वो 10 साल बाद सिविल वर्ल्ड में देखेगा, अगर आज वो यूज करना चाहता है या उसके साथ जुड़ना चाहता है, तो फौज इज द प्लेटफॉर्म। फौज का और ज़्यादा अब टेक्निकल एडवांसमेंट हो रहा है, बिकॉज एज वी नो कि जो वॉरफेयर है ये और इवॉल्व हो रहा है, और साइंटिफिकली एंड टेक्निकली और ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है। तो दिस इज द टाइम जब एक यूथ किसी भी एनी 3 सर्विसेज में आके वो चीज़ फर्स्ट हैंड तरीके से वो चीज़ एक्सपीरियंस कर सकता है, यूज़ कर सकता है। सेकेंडली, फौज में अगर आपको एक सच में जेन्युइन तरीके से एक दोस्त चाहिए, एक कंधा चाहिए, है ना, तो फौज इज द प्लेस जहाँ पे सच्चाई की मूल्यांकन आपको सही तरीके से मिलेगा।
ओके। जहाँ पे आप सच्ची निष्ठा से अगर कुछ काम करोगे और अगर काम में कुछ मान लिया कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ या गलती हो जाएगी और अगर आप उसे स्वीकार कर लेंगे तो वो चीज़ रिवॉर्ड की जाएगी, वो सच्चाई का रिवॉर्ड है। ओके। गलती के बावजूद भी, क्योंकि वहाँ पे नीयत देखी जाती है ना, किस निष्ठा से किस नीयत से आपने वो काम शुरू किया था। चलना काम नहीं कर पाए फेलियर्स इज अ पार्ट ऑफ एब्सोल्युटली, वो आपने बोला मुझे। या एंड अगर आपको लाइफ चाहिए जहाँ पे 22-23 साल में आपके पास वो कमांड है कि आप कंट्री का फ्यूचर डिसाइड कर सकते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल बैटल ऑफ लोंगेवाला, मेजर चांदपुरी, वो उस दिन उस रात पीछे हट जाते तो हो सकता है हम कुछ अपने कंट्री का जो पार्ट है या कंट्री की ज्योग्राफी चेंज हो सकती थी। वो डटे रहे, है ना। तो ये जगह ऐसी है जहाँ पे तुम डायरेक्टली कंट्री को कंट्रीब्यूट कर सकते हो। एब्सोल्युटली, ठीक है। एंड यही वो जगह है जहाँ पे तुम्हारे कहने पे कोई जान दे देगा। सिविल वर्ल्ड में आदमी 2 पैसे के लिए लड़ जाता है, राइट। यहाँ पे कौन जान पहले देगा, लड़ाई इस बात की होती है। कैप्टन विक्रम बत्रा को बोला था उनके सूबेदार साहब ने कि साहब आप छोड़ो, मैं आगे जाऊंगा, है ना। उस 24 साल के कैप्टन ने बोला नहीं, गोली पहले मैं खाऊंगा। ये चीज आपको कहीं और नहीं मिल सकती। एंड दैट कम्स बिकॉज ऑफ कंट्री और ट्रेनिंग और व्हाट ब्रिंग्स दिस, आई मीन ये अंदर कैसे आती है? सी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ पेट्रियट एंड नेशनलिस्ट। ओके। नेशनलिस्ट सब हो सकते हैं, है ना, जो 15 अगस्त पे झंडा देख के ना सबका सीना गर्व से फूलता है ना। पेट्रियट वो होता है जो देश के लिए जान भी देनी पड़े तो एक सेकंड का भी उसमें उसे सोचना ना पड़े। तो जो सिलेक्शन प्रोसीजर भी इस तरह का है हमारा, कि वहाँ पे ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस काफ़ी हद तक अच्छी तरीके से कर दिया जाता है। एंड देन कम्स द ट्रेनिंग आल्सो, व्हिच इवन फर्दर उस चीज़ को और एनहांस कर देती है। राइट, यस, फैंटास्टिक। एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू मेंशन जो हमारी बातचीत में मिस हो गई हो, और कोई ऑडियंस को अगर आप मैसेज देना चाहें तो? सी, हमारे मतलब एज अ कंट्री हमें, चाहे हम किसी भी फील्ड में हों, हमें एक ये सोचना होगा कि अगर इंडिया को एक हमें वर्ल्ड सुपर पावर देखना है तो हमें अपनी कंफर्ट जोन से निकल के कुछ अलग से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की एफर्ट हमें डालना पड़ेगा। चाहे वो खेती में हो, वो बिजनेस में हो, वो ट्रांसपोर्टेशन में हो, वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, कुछ थोड़ा सा ज़्यादा। राइट, ठीक है। एंड दिस इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एक ब्यूरोक्रेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, किसी एक बिजनेस फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये एक इंसान, एक जो 20 साल का बच्चा है या 20 साल की बच्ची है जो कहीं पे भी है हिंदुस्तान में, हर उस बच्चे की, हर उस माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये चीज़ करना। नहीं, ये हमारी ट्रेनिंग्स में ना हम बोलते हैं इसको पावर ऑफ एक्स्ट्रा। आप वो करिए जो करने की आपसे उम्मीद की जाती है, और फिर करिए थोड़ा सा और ये जो थोड़ा एक्स्ट्रा है ना, अल्टीमेटली इट कंपाउंड्स इनटू समथिंग रियली रियली ह्यूज। और हमारी हमेशा कोशिश होती है, खास तौर पे यंगस्टर्स को ना ये समझाने की। लोग ना अपने आप को स्मार्ट इस बात पे समझते हैं कि मैं कम काम करके और ये दिखा दो सबको कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। ये चतुराई मानते हैं लोग। एक कश्मीरी पंडित हैं, पंडित रविंद्र। ओके। उनका एफर्ट है, उनकी पूरी जिंदगी निकल गई सिर्फ इस बात में कि एक हमारी ना शारदा पीठ हुआ करती थी कश्मीर में। ओके। शारदा यूनिवर्सिटी,
जो दुनिया की उस वक्त की आज से 2500 साल पहले दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। ओके। नालंदा और तक्षशिला से भी बड़ी। अच्छा। ये जो आज की डेट में जो मतलब जो चलता है ना, जो चलन है कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। हाँ। सोचो 2500 साल पहले हमारे हिंदुस्तान में वो यूनिवर्सिटी हुआ करती थी जहाँ पे एडमिशन लेने के लिए दुनिया भर से जो बच्चे आते थे उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ करता था। आज अनफॉर्चुनेटली वो शारदा पीठ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में नीलम वैली में है। ओह। तो उसको फिर से स्थापित करने के लिए राइट। पंडित रविंद्र जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनके 35 साल निकल गए। 35 साल के बाद अब पिछले 1-2 साल पहले उस शारदा पीठ का एक टेम्पल है जो जम्मू में एक जगह है, वहाँ पे उसको स्थापित किया गया है। एंड अब प्रयास करे जा रहे हैं करतारपुर कॉरिडोर की तर्ज पे एक शारदा कॉरिडोर बनाया जाए। ये जो शारदा पीठ है ये हिंदुओं का एक पवित्र और पिलग्रिमेज वाला स्थान है। हमें संगम सिर्फ पता है जो प्रयागराज में है। हाँ। एक संगम सबसे पहले हिंदुस्तान में अगर हम ज्योग्राफिकली जाएं सबसे ऊपर जगह पे जो होता है वो होता है इस शारदा जो टाउन है, ये जो अभी प्रेजेंटली नीलम वैली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में वहाँ होता है। वहाँ पे किशनगंगा, मधुमती और सरस्वती रिवर्स का संगम होता है। किसी ज़माने में 1947 से पहले अभी जो श्राद्ध चल रहे हैं वहाँ पे पिंडदान हुआ करता था। ठीक है, अब सोचिए कि एक इंसान, सिर्फ एक इंसान की सोच ने गवर्नमेंट को और एडमिनिस्ट्रेशन को, है ना, वो दिशा दिखाई, वो डायरेक्शन दिखाई कि ये हमारी हेरिटेज है ना, ये हमें, वी बिलोंग टू दिस हेरिटेज, हमें इसको रिवाइव करना है। और ये अभी भी उस काम पे लगे हैं पंडित रविंद्र? यस, ये अभी भी उस काम पे लगे हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में एक पॉइंट पे ऐसे लग रहा था कि शायद हम तब इसको कंक्लूड मान लेंगे जब हमें हमारा जो पोर्शन गया है, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो हमें वापस मिल जाएगा। इसके ना पाकिस्तान, हाँ, जो पीओके जो है, हाँ, अल्टीमेटली देखिए शिव का स्वरूप अगर अमरनाथ हिंदुस्तान में है तो जो शक्ति का स्वरूप है शारदा, हाँ, वो भी हिंदुस्तान में होना चाहिए। राइट। जो कि आज अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। पीओके हमारा पार्ट है, था और रहेगा। राइट। अब सिर्फ देरी इस बात की है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली कब हमारे वो कंट्रोल में आए। राइट। इसको लाने के लिए हर तरीके से, चाहे वो फाइनेंशियल तर्ज पे हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक तर्ज पे हो, चाहे वो मिलिट्री तर्ज पे हो, प्रयास हैं। गवर्नमेंट और जो हमारी एजेंसीज हैं इस पे काम कर रही हैं। सही वक्त आने पे सही डिसीजन लिया जाएगा। सबको लगता था कि 370 जो है कभी नहीं हटेगा, हाँ, ठीक है, बट 370 ऐसा नहीं है कि 4 अगस्त को गवर्नमेंट ने सोचा और 5 अगस्त को 370 हट गया। बिल्कुल सही बात। इसका प्रोसेस या इसका थॉट प्रोसेस पहले से कभी चल रहा होगा। राइट। हाँ, हम वो कुछ पुरानी फोटोज देखते हैं जिसमें आंदोलन किए गए थे कई दशकों पहले, इनफैक्ट नॉट सालों पहले कि हाँ 370 हटना चाहिए। एंड इवन जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर जो है, वहाँ के जो अवाम है, वहाँ के साथ, उन अवाम के साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी, दुर्व्यवहार और बोले उनका जो जीवन है वो बहुत ही खराब उस पर गुजर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अपने जम्मू एंड कश्मीर पे अराउंड $16 बिलियन खर्च करते हैं उसकी डेवलपमेंट में। वो डेवलपमेंट नज़र भी आ रही है, कितनी टनल्स, डैम्स, कंस्ट्रक्शन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कश्मीर में, जम्मू में आ रहा है। जो वहाँ पे IMF से पैसा लेने के बावजूद भी जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो खर्च होता है वो सिर्फ है $1 बिलियन। नाउ यू जस्ट कंपेयर 16 and 1। सो बहुत जल्द
शायद हमें कुछ करने की जरूरत ना ही पड़े, राइट, वो खुद ही इतना ऐसा माहौल क्रिएट हो जाए कि वो Right. जो हमारा पार्ट जो आज हमसे एडमिनिस्ट्रेटिवली राइट। हमारे कंट्रोल में नहीं है, एक ना एक दिन जल्द ही वो हमारा पार्ट Correct. बने। तो बढ़िया नोट पे हमारी ये अचानक से ये बात निकल आई Yes. शारदा पीठ की, तो इस Yes. बात पे आज की बातचीत को, आज के एपिसोड को हम खत्म करते हैं थैंक यू। कि हमारा जो हिस्सा है कश्मीर का जो हमें मिलना चाहिए Yes. वो जरूर हमें वापस मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। राइट, सो थैंक यू सो मच। you, आपकी thank you. बातों से हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ आज मिला होगा, और आज के इस एपिसोड से आपने कौन सी एक खास चीज सीखी है वो आप कमेंट करके नीचे जरूर लिखिएगा, और आपसे अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। और हम सबकी तरफ से विंग कमांडर दक्षेश चौहान का हम सब लोग बहुत सारा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।